नमस्कार मित्रों। मैं ट्रवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम बीए पार्ट सेकंड में चीन का संविधान पढ़ रहे हैं, जो हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है। आज उसके ऊपर हमारा ये लास्ट लेक्चर है। हमने वहाँ की व्यवस्थापिका यानी वहाँ की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस पढ़ ली, वहाँ की कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्टेट काउंसिल को हमने पढ़ा। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम वहाँ का तीसरा महत्वपूर्ण अंग, वहाँ की न्यायपालिका, केंद्रीय न्यायपालिका, सेंट्रल जुडिशरी के बारे में देखेंगे। और साथ ही हम इसमें वहाँ की जो राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, तो उसके संबंध में हम इसमें अध्ययन करेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट संविधान है उसकी शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय न्यायपालिका के बारे में, साम्यवादी देश होने के नाते चीन की न्यायिक व्यवस्था उदार लोकतांत्रिक देशों की जो न्यायिक व्यवस्था उससे बिल्कुल अलग है। जैसे भारत की है, अमेरिका की है, ब्रिटेन की है, उनकी जो न्याय प्रणाली है उससे बिल्कुल अलग वहाँ की न्याय प्रणाली है, क्योंकि चाइना एक साम्यवादी देश है। ये माना जाता है कि उन्हीं लोगों को न्याय मिलना चाहिए जो राज्य की सत्ता को चुनौती नहीं देते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कठोर दंड दिया जाता है चाइना में। यानी जो राज्य की सत्ता के आदेशों का ईमानदारी से पालन करता हो तो वहाँ न्याय उनको मिलता रहता है, और जो इसका विरोध करते हैं तो उनको क्या मिल जाता है? दंड मिल जाता है। इसीलिए लोक अदालतें स्थापित की गई है, जिनके 4 स्तर हैं। शिखर पर सर्वोच्च लोक न्यायालय, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट होता है, यानी जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हमारे यहाँ। वहाँ क्या क्या कहा जाता है? उसे सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहा जाता है। उसके नीचे उच्च, मध्यम व निम्न स्तर की लोक अदालतें होती हैं, पीपल्स कोर्ट कहते हैं उन्हें। ठीक है। सर्वोच्च लोक न्यायालय सभी लोक अदालतों पर नियंत्रण रखता है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट रखता है, और यह देखता है कि क्या सभी न्यायालय देश की विधिक व्यवस्था को लागू कर रहे हैं। यह निचली अदालतों के निर्णय के खिलाफ अपीलें सुनता है, किंतु इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त नहीं है। देखिए, हमने अमेरिका पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त। हमारे यहाँ भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसे न्यायिक समीक्षा यानी सरकार के कानूनों की वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है, प्राप्त है। लेकिन चाइना का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहा जाता है जिसे, उसे ये न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है। अर्थात ये सरकार की किसी भी कानून या आदेश की संवैधानिक वैधता का परीक्षण नहीं कर सकता है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा कुछ मेंबर होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या उसके अनुपस्थिति में वहाँ की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके द्वारा 5 साल के लिए चुना जाता है। यानी इसके जो न्यायाधीश होते हैं वो कौन चुनता है? वहाँ की विधायिका ही चुनती है। इसका कार्यकाल कांग्रेस के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। संविधान में न्यायालय के सदस्यों की संख्या के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए ये कानून के द्वारा निश्चित किया जाता है कि कितने मेंबर होंगे। ठीक है। इसके 3 विभाग हैं, दीवानी, फौजदारी तथा अन्य विभाग। चीनी जो न्यायिक व्यवस्था है उसका एक विचित्र लक्षण है कि वहाँ पर लोक अभियोजकालय भी हैं, पीपल्स प्रोसिक्यूटर्स भी हैं, को न्यायालयों से जोड़ दिया गया है। सारे देश में लोक अभियोजकों के कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जो मुकदमों से संबंधित जांच पड़ताल करते हैं तथा न्यायालय में किसी पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ आरोपण करते हैं। अभियोजकालयों का नीचे से ऊपर तक जाल बिछा हुआ है। शिखर पर सर्वोच्च लोक अभियोजक है, जिसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 5 वर्षों के लिए चुनती है। कोई भी व्यक्ति इस पद को 2 बार से अधिक ग्रहण नहीं कर सकता है। यह राष्ट्रवादी जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है।
वह अपने नीचे सारे लोक अभियोजकों व उनके कार्यालयों पर अपना नियंत्रण रखता है। एक तथ्य ये भी है कि चूंकि चीन एक साम्यवादी देश है, इसलिए वहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थान नहीं दिया गया है। जैसा कि हम अन्य लोकतांत्रिक देशों में देखते हैं कि वहाँ की न्यायपालिका पूर्ण स्वतंत्र होती है, उसके पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति होती है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है। वैसा चीन में नहीं है। चीन एक कम्युनिस्ट देश है, वहाँ न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं रखा गया है। संविधान औपचारिक तरीके से न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति करता है, किंतु व्यावहारिक स्तर पर हम यदि देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अदालतें तथा अभियोजकों के कार्यालय कम्युनिस्ट पार्टी के कठोर नियंत्रण के अधीन होते हैं। यानी वहाँ जितने भी ये लोक अभियोजकालय होते हैं या छोटी जो लोक अदालतें वगैरह होती हैं, वो किसके अधीन है? वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी उसके अधीन हो रहते हैं। सभी जजों व अभियोजकों की नियुक्ति दल के नेताओं की इच्छा अनुसार होती है, इसलिए कानूनी व्यवस्था को दल के हित के अनुसार तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। 1989 में टियानानमेन हत्याकांड के बाद लोगों को मनमाने ढंग से पकड़ा और पीटा गया और वहाँ राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए गुप्त तरीके से मुकदमों की सुनवाई भी की गई। और जिन जजों या अभियोजकों ने पकड़े गए लोगों या लोकतंत्र के पक्ष में अभियान के प्रति नरम रुख अपनाया, उन्हें पद से हटा दिया गया। तो ऐसी न्यायिक व्यवस्था के पीछे मूल उद्देश्य उसे दल के शासन का यंत्र बनाकर रखा गया है, वो कोई वास्तव में न्यायपालिका नहीं है। तो यदि हम वास्तव में देखें तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं का शासन है, कानून का शासन नहीं है। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी सबसे शक्तिशाली है और उसमें जो सर्वोच्च शिखर के जो नेता होते हैं उनका शासन चलता है, बाकी तो सब उनके आदेश के अनुसार संस्थाएं काम करती हैं। तो ये वहाँ की न्यायपालिका है जिसको बिल्कुल भी न्यायिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। उसका गठन जो है वो भी विधायिका और कार्यपालिका की इच्छा पर निर्भर करता है, उसका कार्यकाल भी उनके ऊपर निर्भर करता है। तो उनके अधीन एक अंग मात्र है। अब हम देख लेते हैं कि वहाँ के सबसे शक्तिशाली जिन्हें हम कहते हैं राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़, कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर लेते हैं। देख लेते हैं राजनीतिक दलों के बारे में क्या व्यवस्था है। देखिए, दल व्यवस्था विश्व के लगभग सभी देशों में है और जहाँ वयस्क मताधिकार प्रणाली प्रचलित है वहाँ सर्वाधिक चुनाव होते हैं। अतः साम्यवादी देशों में भी दल व्यवस्था का होना स्वाभाविक है। चूँकि इन देशों में एक दलीय व्यवस्था है और जो दबाव गुट या हित समूह होते हैं वो उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। चीन में 1966 से 68 के बीच में माओ के विरुद्ध जो लहर उठी उसी का दमन किया गया, लेकिन इस सारी क्रूर गतिविधियों को अधिनायक ने सर्वहारा की महान सांस्कृतिक क्रांति कहा। ऐसा विभिन्न साम्यवादी देशों में हुआ है। चीन को एक दलीय व्यवस्था वाला राज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में ही सारी सत्ता है। 1973 में पार्टी ने अपना नया संविधान अपनाया जिसके सामान्य सूत्रों में ये कहा जा सकता है कि यह सर्वहारा संगठन या उसका हरावल दस्ता यानी अग्रगामी दस्ता है जो मार्क्सवाद और लेनिनवाद और माओ के विचारों से पथ प्रदर्शित होता है। यानी वहाँ की जो पार्टी है वो मार्क्सवाद, लेनिन और माओ के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित है, उन्हीं से पथ प्रदर्शित होती है। साम्यवादी दल की सदस्यता उन्हीं को मिल सकती है जो सचेत रूप से मार्क्स, लेनिन या माओ के विचारों का अध्ययन करके उसमें संशोधन की निंदा करते हैं, यानी उनके पूर्ण पक्षकार हैं। 18 वर्ष से ऊपर का चीनी नागरिक इसका प्राथमिक सदस्य बन सकता है, किंतु उसके आवेदन पत्र पर पार्टी के सदस्यों की सिफारिश होनी चाहिए, तभी काफ़ी जांच पड़ताल के बाद ही उसे पार्टी की सदस्यता मिल सकती है। और 2 वर्ष तक उसे संवीक्षा काल से गुजरना होगा, प्रोबेशन पीरियड से। यदि उसके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप है तो उसकी सदस्यता समाप्त भी की जा सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो संगठन है वो लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के सूत्र पर आधारित है, यानी नीचे से ऊपर तक पार्टी की शाखाएं फैली हुई हैं जिसमें पदाधिकारियों के चुनाव होते हैं, दल की बैठक में सभी भाग लेते हैं, वह बोलने का अधिकार है।
जो पदाधिकारीगण है अपनी दलीय शाखाओं के प्रति उत्तरदायी हैं। शिखर पर राष्ट्रीय दल कांग्रेस, नेशनल पार्टी कांग्रेस है, जिसका हर 5 वर्ष बाद सत्र होता है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में किसी भी समय बुलाया जा सकता है। लगभग 300 सदस्य होते हैं इसमें, और इसीलिए इनकी एक महत्वपूर्ण सेंट्रल कमेटी होती है, केंद्रीय समिति होती है, जो महत्वपूर्ण कार्यों को करती है। इसमें एक छोटा निकाय जिसे पॉलित ब्यूरो कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ की जो पार्टी है उसके 2 महत्वपूर्ण होंगे, एक है सेंट्रल कमेटी, दूसरा है पॉलित ब्यूरो। सारे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। ये जो पार्टी है इसमें सभी ये जो पॉलित ब्यूरो है, सेंट्रल कमेटीज में महत्वपूर्ण लोगों को चुना जाता है। महासचिव पार्टी का सर्वोच्च अधिकारी है, और चूँकि केंद्रीयवाद का नियम ये कहता है कि नीचे की इकाई और ऊपरी इकाई के आदेशों व निर्देशों का पालन करना पड़ता है। नीचे की जो इकाई को ऊपरी इकाइयों के आदेशों का पालन करना है, यानी ऊपर के जो इकाई है जो आदेश देते हैं वो पूर्ण रूप से नीचे की इकाइयों तक लागू होते हैं। इसी को लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। सारे महत्वपूर्ण निर्णय शिखर पर लिए जाते हैं, और सभी निचली जो इकाइयाँ उनको स्वीकार करने पड़ते हैं। साम्यवादी राज्य में दल का ही शासन होता है। दल के जो उच्च नेतागण होते हैं अपनी नीति के अनुसार सरकार को चलाते हैं। वो ही ये तय करते हैं कि उच्च पदों पर किन्हें बैठाया जाना है, कानून कैसे बनाया जाना है, संविधान में क्या संशोधन किया जाना है, और किन किन पदाधिकारियों को हटाना है। तो ये सारी चीज़ें पार्टी के जो सर्वोच्च नेतृत्वगण होता है उसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये है वहाँ की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके अपने विभिन्न अंग हैं। तो यहाँ हमारा जो चीन है उसका संविधान कंप्लीट होता है। चीन के संविधान में देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको इसमें तैयार करने, जो आपके बड़े आ सकते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं आपको तैयार करना है। दूसरा, वहाँ की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, उसका गठन, उसके कार्य और शक्तियों के बारे में, और साथ ही आपको संक्षिप्त रूप से ब्रिटेन और अमेरिका की जो विधायिकाएँ हैं उनसे उसकी तुलना भी करनी है। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन बन सकता है चीन के राष्ट्रपति की शक्ति, कार्य और उसकी संवैधानिक स्थिति के बारे में। अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपतियों से कैसे अलग है। और उसके अलावा आप वहाँ की सवाल जो बन सकता है वो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन, उसके कार्यों के बारे में। क्या चीन में राजनीतिक बहुलवाद है, तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं अच्छे से। तो लगभग इनमें से एक सवाल और है जो महत्वपूर्ण बनता है, वो है लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद तथा चीन की संसद की स्थायी समिति पर एक महत्वपूर्ण नोट तैयार करना। स्टैंडिंग कमेटी वहाँ की बहुत महत्वपूर्ण है, और लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद का सिद्धांत, तो उसको भी आप ध्यान में रख के इन सवालों को अच्छे से तैयार करें चीन से रिलेटेड, तो आपका चीन का संविधान कंप्लीट हो जाएगा। तो यूनिट सी में हमने चीन का संविधान देख लिया है। नेक्स्ट हमारे शायद फ्रांस का संविधान है, जिसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। इनमें से यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप पुस्तक की मदद से भी इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, और इनको ज़्यादा अच्छे से हम तब समझ सकते हैं जब हम इनकी तुलना विभिन्न देशों के संविधानों से, वहाँ की व्यवस्थाओं से करें, तो हमारे ज़्यादा अच्छे से वो क्लियर हो जाएंगी। तो इनकी तुलनात्मक अध्ययन आप कीजिए, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन की जो बुक है तुलनात्मक राजनीति का ही पाठ पता जाता है। ठीक है, धन्यवाद।